देखिए बहुपद हम पॉलिनोमियल इसको थोड़ा समझते हैं। 9th क्लास का ये चैप्टर है। तो इन प्रश्नों को बनाने से पहले हम लोग यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तो पहले हम लोग बीजीय व्यंजक को समझते हैं, आखिर ये क्या होता है। बीजीय व्यंजक से आप पहले से भी परिचित है। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पर सूत्र लिखा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सर्व समीका कहा जाता है। ये क्या है? तो सर्व समीका है। इस तरह के बहुत सारे सर्व समीकाएं हम लोग ले सकते हैं। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सूत्र आप लोग जानते भी हैं पहले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह का। तो इनको हम सर्वसमीका कहते हैं। और कुछ आप लोग देखेंगे कुछ समीकरण होता है। तो समीकरण ऐसे होते हैं, ध्यान देंगे। कहीं आप ऐसे देख लें कि x प्लस वाई बराबर 2, या कहीं आप देख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। इस तरह का आप लोग जहाँ बीजीय व्यंजक देखते हैं, तो इनको हम समीकरण बोलते हैं। इनको कहा जाता है समीकरण कहा जाता है। और ये सर्वसमीकाएं होती हैं। सर्वसमीका का मतलब होता है LHS बराबर RHS, पूरी तरह से बराबर होता है। यह एक सूत्र है, इसको हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं। सर्वदा ये सत्य होता है, ठीक है ना। ये समीकरण भी तो सत्य होता है, इसमें भी LHS बराबर RHS होता है, लेकिन यह सूत्र नहीं है। इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। इसका अलग अलग मान लेकर यदि हम लोग बैठाते हैं तब जाकर के 2 आता है। ये 2 चर में है और ये 1 चर में है। आइए हम लोग और कुछ टर्म को देखते हैं। यहाँ चर और अचर की बात की गई है। चर और अचर क्या होता है? चर का अर्थ है कि कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, और अचर का अर्थ होता है कोई भी मान ग्रहण नहीं कर सकता है। तो जितने इसमें आप अंक देखते हैं, मान लीजिए बीजीय व्यंजक हैं, तो इसमें आप ए बी बी सब देख रहे हैं। जितने भी अंग्रेजी अक्षर आप देख रहे हैं, इनको हम लोग चर कहते हैं। और जो अंक में दिख रहा है, जो नंबर में दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो अचर कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। वैसे एक जनरली आपको थोड़ा आप इसको समझना चाहिए कि कभी भी चर और अचर को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के आप ABCD पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो ABC, ये स्टार्टिंग के जो अक्षर होते हैं, इनसे हम लोग अचर को सूचित करते हैं। अचर को जनरली ABC से सूचित किया जाता है, जबकि जो चर मान होता है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के लास्ट अक्षरों XYZ से सूचित किया जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। अभी चर अचर दोनों मिला करके जो व्यंजक बनते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। चर और अचर सम्मिलित रूप से मिल करके जो सर्वसमीका या समीकरण बनाते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब अगला पद एक आता है कि बहुपद क्या है। इसके शब्द से तो पता चलता है कि इसमें बहुत से पद होने चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा पूरी तरह से कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पदी बहुपद भी होता है, द्विपदी बहुपद भी होता है, और त्रिपदी बहुपद भी होता है, और 4 पद वाले भी होते हैं, 5 पद वाले भी होते हैं। कहने का मतलब है कि जिन बीजीय व्यंजकों में, ध्यान दीजिएगा, जब
इसमें ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद हो, जैसे 3x, तब इसको हम लोग बोलते हैं एक पदी। मान लीजिए किसी में है दो पद है, मान लीजिए ऐसे है, एक चर वाला है और एक अचर वाला है। इसमें 1 2 कितने पद है? तो 2 पद है। तो ये 2 पद है तो इसको बोलते हैं द्विपदी। यदि इसी तरह से कोई इस तरह का हो जिसमें 3 पद हो तो उसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। इसी तरह से इसको ध्यान करिएगा कि एक चर में बहुपद, इसका अर्थ क्या है कि इसमें केवल चर एक ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिखा x² + 2x + 3, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x अंग्रेजी अक्षर के जो लास्ट अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो लास्ट अक्षर है, उनमें से क्या क्या मिल रहा है? तो केवल x मिल रहा है। तब इसको हम लोग बोलते हैं एक चर में बहुपद। यदि कोई समीकरण में ऐसे मिल गया x + y = 2, तो इसमें क्या मिला? इसमें दो ठो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर मिल रहे हैं, x + y = 2, तब इसको बोलते हैं दो चरों में बहुपद। दो ठो चर है ना अलग अलग, x एक अलग चर है, y एक अलग चर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दो चरों में बहुपद। इसी तरह से आगे भी हो सकता है, 3 चर भी हो सकते हैं, 4 चर भी हो सकते हैं। आगे देते हैं घात के अनुसार। एक होता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? तो इस बीजीय व्यंजक का यदि ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ पर इसको दिखाया जाए, तो इससे एक रेखा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तब इसको एक रैखिक बहुपद कहा जाता है। यह इस तरह का होता है, जैसे x + y = 2। इस तरह का यदि कोई समीकरण आपको मिल जाता है तो हम देखते हैं कि इस चर का घात क्या है? कुछ नहीं रहता है तो एक माना जाता है। इसका कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है? एक माना जाता है। इसका उच्चतम घात देखा जाता है। यदि सम्मिलित रूप से उच्चतम घात इसका एक आ रहा है, इसका अर्थ है कि यह क्या है? रैखिक बहुपद है। इसको एक घाती बहुपद कहते हैं। यदि घात, उच्चतम घात यदि 2 हो, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 4x² + 3x + 5, तो आपसे पूछा जाए कि इसका उच्चतम घात क्या है? जितने भी चर दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा चर है? तो आप कहेंगे कि ये वाला है। तो इसका घात क्या है? तो 2 है। तब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद बोलते हैं। ठीक इसी तरह से एक त्रिघाती दिखा है, तो इसका भी अर्थ यही निकलता है कि यदि किसी भी बहुपद का उच्चतम घात 3 हो तो उसको त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x³ + x + x², इस तरह का हो तब हम इसको बोलते हैं कि इसका उच्चतम घात क्या है? तो 3 है। 4 का उच्चतम घात क्या है? 3 है, सबसे ज्यादा 3 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। इसी तरह यदि चतुर्थ घाती बहुपद का पता लगाना हो तो जिस समीकरण में कोई भी रहेगा समीकरण, यदि उसमें उच्चतम घात 4 आ जाएगा तब उसको बोलेंगे चतुर्थ घाती बहुपद। अब तो शायद आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा बहुपद के बारे में और कुछ जान लेते हैं। इसको मिटा दें। और बहुपद के बारे में कुछ ये जानना है, क्योंकि आगे जो प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बहुपद को पहचानने के लिए हम लोग कैसे जानेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है? तो आपको इसमें 2 बातें अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। 2 बातें इसमें ध्यान में रखना होगा। ये ध्यान में आपको रखना होगा। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसी में बहुपद को अच्छा समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 4x² - 3x + 7। अब बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो चर मान है
जो चर मान इसका दिया हुआ है, चर दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब इसके पावर को देखना है, चर की घात देखनी है। चर की घात में क्या देखना है भाई कि इसके जो पावर है वह क्या है, 2 है। फिर एक चर का और पावर क्या है, तो 1 है। यदि चर का जो घात है यह धनात्मक पूर्णांक है, किसी भी बहुपद में यदि चर का जो बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजक में चर का यदि पावर धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या, पूर्णांक का अर्थ होता है, धनात्मक पूर्णांक का अर्थ होता है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9, इस तरह से पूरी संख्या होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। अधूरी से क्या मतलब है, अधूरी से मतलब ये है दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, 0.5 नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, 1.5 नहीं होनी चाहिए। पावर हमेशा ध्यान रखना है कि वह पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वो भी कैसा इंटीजर होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक संख्या होनी जरूरी है, धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बहुपद कह सकते हैं, नहीं तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखें। तो पहला इस हिसाब से क्या मिलता है बता सकते हैं क्या, कि चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, 2 है और 1 है तो धनात्मक पूर्णांक है। फिर तो हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, बहुपद है, क्योंकि कारण भी देना है, लिखा है ना कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण क्या लिखेंगे, बहुपद है क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आया, चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। तो जब चर का घात धनात्मक पूर्णांक होगा तब उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। तो इसके अनुसार दूसरा कैसे बनेगा, लिखा हुआ कि y² + √2। तो हमें अचर पर ध्यान नहीं देना। आप सोच रहे होंगे तो रूट में है, तो अचर पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान किस पे देना है, तो चर पर, जो अंग्रेजी अक्षर है। तो इसके पावर को देखना है। तो पावर आप क्या पाते हैं, तो 2 पाते हैं, 2 पा रहे हैं, तो 2 क्या है, तो यह भी एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, यह बहुपद है। क्या लिखेंगे, बहुपद है। उत्तर आपका कारण क्या होगा, तो क्योंकि चर क्या है, y है, चर y का घात धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसी तरह से आप इस पे विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ पर जो t है अंग्रेजी अक्षर है, लेकिन रूट के अंदर है। तो जब भी रूट के अंदर में रहेगा तब इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, कि रूट के अंदर यदि कोई चर रहता है तो उसका जो घात होता है 1/2 होता है। ये ध्यान आपको रखना है कि कहीं ऐसे √t दिया है, इसका अर्थ है कि t के पावर 1/2, कहीं √2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि 2 के पावर 1/2, कहीं लिखा है √3, इसका अर्थ है कि 3 के पावर 1/2। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि कहीं रूट में चर मान आ जाए तब इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है।
तो हम तीसरा को क्या बोल सकते हैं? बहुपद। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तीसरा बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो आप लिखेंगे कि चर, चर का घात, घात, चर का घात पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, चर का घात पूर्णांक नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ भी आप क्या देख पा रहे हैं कि y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, इसको मिटा देते हैं। तो इसमें y प्लस 2/y यह भी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें आप कि y प्लस 2/y यह भी बहुपद नहीं है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसका इस y का तो पावर 1 है, इसका इस y का तो पावर 1 है, यह तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन 2/y में y का धनात्मक पूर्णांक नहीं है। वह कैसा पूर्णांक है? तो ऋणात्मक पूर्णांक है। क्यों? यहाँ देखेंगे 2/y कहीं लिखा हो तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 1/y। अब 1/y को घातांकीय रूप में लिखते हैं तो 1/y का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है y के पावर -1। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y के पावर 1 प्लस 2 इंटू y के पावर -1। और मैंने यहाँ कहा, यहाँ पर मैंने कहा कि बहुपद जो भी होता है उसके घात क्या होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? एक चर का मान ऋणात्मक पूर्णांक आया है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप लिखेंगे चर का घात धनात्मक नहीं है, चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर तो आप लोग देख के भी सेटिस्फाइड हो जा रहे होंगे कि यहाँ x का पावर 10 आ रहा है, y का पावर 3 आ रहा है और t का पावर 50 आ रहा है। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो जब भी धनात्मक और पूर्णांक होता है तब उसको क्या बोलते हैं? कि बहुपद है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको बना लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मिटा देते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 1 से स्क्वायर का गुणांक लिखिए।
तो इसमें जितने चार बहुपद दिए गए हैं, चारों बहुपदों में हमें एक से स्क्वायर का गुणांक लिख देना है। अब आप सोचते होंगे कि ये गुणांक क्या होता है, तो चारों में जिन पूर्णांकों से गुणा किया गया है। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन को देखो आप कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ गुणांक खोजना है और वो भी किसका खोजना है, तो एक्स स्क्वायर का खोजना है। जब कभी ये जो चर मान होता है उसके पीछे कोई संख्या नहीं रहती है, पीछे मतलब क्या, कोई साइन हो उससे पहले, उसके बाद कोई साइन हो उसके बाद, जैसे ऐसे कहीं आपने देखा होगा कि 2x स्क्वायर लिखा है, इसका अर्थ होता है 2 गुणे एक्स स्क्वायर। कहीं लिखा होता है 2x, तो 2 गुणे एक्स, कहीं लिखा होता है x, तो इस x का अर्थ होता है 1 गुणे x। कहीं लिखा होता है 3x, इसका अर्थ है कि 3 गुणे x। ठीक है ना। तो ये सब क्या हम लिख रहे हैं, तो ये गुणांक हैं। एक्स स्क्वायर का ये गुणांक है, एक्स स्क्वायर का ये गुणांक है, यह 2 जो है x का गुणांक है। इसी तरह से यहाँ हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजना है, तो इसके पीछे कुछ नहीं रहता है तो हम लोग 1 लगाते हैं। इस तरह से हम इसका गुणांक लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ही लिखना है, तो एक्स स्क्वायर के पास में जाएंगे, इसके पीछे कोई अंक नहीं है, तब यहाँ हम 1 लगाएंगे और देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर इस एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, कौन सा अंक है, तो यहाँ -1 है। इसी तरह तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर को देखते हैं, एक्स स्क्वायर के जस्ट पीछे गुणा में क्या है, तो π/2 है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। इसी तरह से चौथा को भी लिख देंगे, ये √2x - 1। अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है और एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो इस स्थिति में जब इसमें कोई अंक नहीं है और उसी का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर इसमें दिया ही नहीं है, तब हम इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर नहीं रहता है, तब हम लिख देते हैं 0। समझ में आया क्या, 0 लिख देते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है तो हम इसको 0 लिख देते हैं। आप पूछेंगे कि क्यों लिख देते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा विचार कर सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। इस बहुपद को ऐसे लिखा जा सकता है ना। ऐसे इसलिए लिखा जा सकता है कि 0 से यदि हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस स्थिति में जो हमारा बहुपद बचेगा वो हमारे प्रश्न जैसा बचेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 0 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको बना लें और फिर देखा जाएगा आगे क्या। अंत में आपको थोड़ा हम शून्य बहुपद बताना चाहते हैं। पीछे
शून्य बहुपद के बारे में अच्छा से नहीं मैंने बताया। शून्य बहुपद और एगो अचर बहुपद। तो शून्य बहुपद हम लोग शून्य को कहते हैं, और अचर बहुपद हम लोग 1 2 -2 3 जो अचर संख्याएं होती हैं इन्हीं को हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद हम लोग जीरो को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 0 प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0। इस तरह का यदि बहुपद हम बना देते हैं तब इसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। इसकी घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। यदि कभी पूछा जाए कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है तो आप ये कहेंगे कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। अचर बहुपद की घात शून्य होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें चर शामिल कर दें 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, यदि इस तरह का बहुपद लिखा जाए तो चूंकि हम जानते हैं कि x की पावर 0 बराबर 1 होता है तो 1 इंटू 1 बराबर 1। इस तरह से अचर बहुपदों का जो घात होता है, अचर बहुपद पदों का अचर बहुपदों का घात शून्य होता है। शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है और अचर बहुपदों का घात शून्य होता है। ठीक है।